लोकेटिंग मेमोरी इन ब्रेन। हमारी कॉग्निशन के तमाम प्रोसेस, हमारे जहन के तमाम फंक्शंस, तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम चीज़ें ब्रेन में लोकेटेड हैं। तो मेमोरी को ब्रेन में कहाँ ट्रेस किया गया है? हेप ने 1948 में ये आइडिया दिया था कि जो साइनेप्सिस का लेवल है, जिसमें एक न्यूरॉन के से दूसरे न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कंडक्ट हो रहा है, इसमें जो चेंजेस आती हैं इस लेवल पे, साइनेप्टिक लेवल पे, वहाँ से मेमोरी जो है वो शुरू होती है। अ, जब भी कोई एक्सपीरियंस हम करते हैं तो वो ट्रेवल डाउन करता है किसी न्यूरॉन में, एक्सन में, और एक्सन से फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है अगले न्यूरॉन की तरफ। ये जो एक्टिविटी है इससे साइनॉप्स मजबूत भी होता है, यानी अगली दफ़ा वही साइनैप्स जो है वो मजबूत होकर जल्दी होगा। स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं न्यूरॉन में, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाती हैं, ज़्यादा ट्रांसमीटर रिलीज होती है और इंक्रीज फायरिंग होती है। तो ये जो ABC की मिसाल दी थी, उसको इस डायग्राम में देखें। ए में आपने स्टिमुलस प्रेजेंट किया है, सिर्फ 3 एरो नज़र आ रहे हैं और कम डॉट्स हैं, और फायरिंग भी जो है वो दूर-दूर हैं लकीरें। बी में स्टिमुलस आपकी तरफ प्रेजेंट होता चला जा रहा है, डॉट्स भी बढ़ गए हैं और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी बढ़ गई हैं। न्यूरॉन बी में जो न्यूरॉन ए से एरो आ रहा है ब्लू, वो न्यूरॉन बी की तरफ ट्रांसमिट कर रहा है। और सी में जब वही स्टिमुलस दोबारा प्रेजेंट किया जाए तो स्ट्रक्चरल चेंजेस देखें दोनों न्यूरॉन्स में, और इंक्रीज्ड फायरिंग देखें। सी के राइट हैंड पे आपको जो स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं उनमें लाइंस भी ज़्यादा हैं, वो क्लोज हैं, और जो डॉट्स बन गए हैं, ब्लू एरोज जो नज़र आ रहे हैं, वो सब बढ़ गए हैं। तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गई हैं। जो चेंजेस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ साइनेप्सिस के ज़रिए होती हैं, किसी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस के ज़रिए एक्टिवेट होती हैं, उससे होता क्या है, एक न्यूरल रिकॉर्ड बन जाता है। आपके न्यूरॉन में एक रिकॉर्ड बन जाता है उस एक्सपीरियंस का, किसी चीज़ को देखने का या किसी चीज़ को सुनने का। ये ब्रेन का साइड व्यू है ए में, और बी में अंडर साइड नीचे से ब्रेन का दिखाया गया है। इसमें अमिगडाला और वो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे मीडियल टेम्पोरल लोब के, जैसे पेरिहाइनल कॉर्टेक्स, पैरा हिपोकैम्पल कॉर्टेक्स, एंटोरहाइनल कॉर्टेक्स और हिपोकैम्पस। ये मीडियल टेम्पोरल लोब जो है ये इन सब स्ट्रक्चर्स में, जैसे फिगर में दिखाए गए हैं, उसमें होते हैं। एक बहुत क्लियरली इस्टेब्लिश फैक्ट है मेमोरी के बारे में कि ब्रेन, और दैट द हिपोकैम्पस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स इन द MTL, यानी मीडियल टेम्पोरल लोब में जो हिपोकैम्पस है वो मेन स्ट्रक्चर है जो नई लॉन्ग टर्म मेमोरीज बनाने के लिए ज़रूरी है। स्कैनर में जो वर्ड्स थे वो क्यू के तौर पे बैक पे होते थे कार्ड के, और उनको ये कहा गया था कि कोई ऐसा जगह, मुकाम तस्वुर करें जो कि डर्टी हो। तो जब वो मुकाम तस्वुर किया तो उसके साथ जो वर्ड मैच करता है वो डर्टी है। ये प्रोसेस स्कैनर में हुआ है। 20 घंटे के बाद उनको सिर्फ क्यू जो है वो पिक्चर दी गई है, और उन्होंने वो क्यू वर्ड जो है वो याद करना था। इसमें जो रिजल्ट नज़र आ रहे हैं उसमें मेमोरी टेस्ट में आपका जो पेरिहाइनल कोर्टेक्स है उसमें फॉरगॉटन वर्ड्स की जो थे उनकी परसेंटेज जो है वो आप देखें ब्रेन एक्टिविटी में कम हुई है, और जो रिकग्नाइज किए थे कि हम देख चुके हैं पहले, उसका ग्राफ जो कि ये ऑरेंज ग्राफ नज़र आ रहा है वो हायर है। जबकि हिपोकैम्पस में जो एक और एरिया है ब्रेन का, रिकग्नाइज्ड और फॉरगॉटन की ब्रेन एक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं है। इससे पता चला कि ब्रेन के 2 डिफरेंट एरियाज़ जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। एक स्टोर कर चुका है तो उसमें भूले हुए और रिकग्नाइज्ड वर्ड्स दोनों के लिए कोई भी फ़र्क नहीं है। हिप्पोकैम्पस अहम है मेमोरी के उन पहलुओं के लिए, रिकग्निशन के अलावा जो पहलू हैं, जैसे किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कोई ऑब्जेक्ट देखा था, दफ्तर में था, सड़क पे था। ये नई मेमोरीज फॉर्म करने के लिए बहुत अहम है।
जबकि पैरा हिप्पोकैम्पल एरिया जो है वो आपको प्लेसेस, जगहों के बारे में रिस्पॉन्ड करता है ब्रेन में। जैसे अगर आप बिल्डिंग्स की या कमरों की तस्वीरें दिखाएं तो ब्रेन में उस हिस्से में एक्टिविटी होती है। एंड एंथोराइनल एरिया जो है, लाइक द पेरिहाइनल एरिया, रिकग्निशन मेमोरी में इन्वॉल्व है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत से एरियाज इन्वॉल्व हैं, उनके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं और ये एक दूसरे से कम्युनिकेट और इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो एमटीएल से भी आगे तक एक्सटेंड करती है और ये पैराइटल एंड फ्रंटल लोब्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एमिगडाला भी, क्योंकि एमिगडाला जो है वो इमोशनल मेमोरीज के लिए होता है। मेमोरी बहुत फ्रिजाइल होती है, बड़ी जल्दी डिसअपियर हो जाती है, तो नई मेमोरीज जो हैं वो डिसरप्ट हो सकती हैं, इसलिए कंसोलिडेशन का प्रोसेस होता है। ग्राफ में आपको कंसोलिडेशन का प्रोसेस नज़र आ रहा होगा। पहले लाइनें डीपर ब्लू हैं, फिर वो ब्लैक लाइटर हो गई हैं और फिर वो डैश में चली गई हैं। यानी पहले एरियाज इन कॉर्टेक्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, फिर वो इंटरेक्शन जो है वो आपस में हो गया और उस एरिया में वहाँ पे वो मेमोरी कंसोलिडेट हो गई है। अब दूसरे एरियाज की बजाय वो वहाँ पे रेस्ट कर रही है। जिन लोगों को एक्सीडेंट के नतीजे में कोई चीज़ भूल जाती है, उन्हें जो चीज़ें भूलती हैं वो वही होती हैं जो एक्सीडेंट से पहले रीसेंट होती हैं। ये नीचे वाले फिगर में आपको ये नज़र आ रहा होगा। ज़्यादा पुरानी जो हैं वो एक्सीडेंट्स, हेड की जो इंजरी है उससे इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि वो कंसोलिडेट हो चुकी होती हैं।